नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात करेंगे ईवीएम की और ईवीएम पर हुए एक खास खुलासे की। जी हां, अब एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस चीज को लेकर कांग्रेस हमलावर है। बीते रोज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ। तो ईवीएम को लेकर अब ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है, क्योंकि अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। तो अब ये चीज किधर जाएगी? क्या ईवीएम एक बार फिर से चुनाव में मुद्दा बनेगा? और इन चीजों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी उसके नेता उस कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जाएगा? तमाम सवाल हैं, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए इन आरोपों को? और एक पूर्व ब्यूरोक्रेट ने चिट्ठी लिखकर, मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है कि नेता किसी ने बोल दिया, बाकायदा चिट्ठी लिखकर इन चीजों को सामने रखा है। कैसे देखा जाए? देखिए, ये एक घटना है जिसको आप चिन्हित कर रहे हैं और इस बारे में तो आज बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बताना भी दर्शकों को जरूरी है कि एक मूवमेंट की तरह ईवीएम के खिलाफ लोग बाग एकत्रित हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमने कभी इस तरह की मूवमेंट या अभियान किसी मशीन के खिलाफ लोगों को करते हुए नहीं देखा था, जो कि जंतर मंतर पर बीते कल दिखाई पड़ा। और लोग बाग पहुंचे हुए थे वहां मुख्तलिफ इलाकों से, मतलब कोई राजस्थान से आया हुआ था, तो कोई बिहार से आया हुआ था, कोई हरिद्वार से आया हुआ था, कोई तेलंगाना से आया हुआ था। और इन सब का एक प्रोटेस्ट था, भारत मुक्ति मोर्चा नामक संगठन के नेतृत्व में हो रहा था। बामन मेश्राम उसके अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में कि भाई ईवीएम जो है उसे आप हटा दीजिए, और अगर आप नहीं हटाते हैं तो फिर इस देश में करीब 15 लाख वोटिंग सेंटर्स होती हैं। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 15 लाख वोटिंग सेंटर पर हमारी 15 लाख महिलाएं हो जाएंगी और तोड़ेंगी ईवीएम को, और हम ये सुनिश्चित करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और लोकतंत्र में विश्वास और हौसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस मशीन के प्रति जिसके जरिए लोकतंत्र जिंदा है हमारे देश में, उसके प्रति इस तरह का अविश्वास, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण है ये जितना कि कोई बड़ी घटना जैसे बजट का पेश होना। उसे आप अंडर द कारपेट कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए वो छुप सकता है, लेकिन लोगों के अंदर अब ये भाव आ रहा है, और ये एक नई चीज थी, आपने भी नहीं सुनी होगी। नहीं, क्योंकि पिछले सालों से, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा आज ऐसा नहीं है कि आज उठ गया है, बहुत बार उठा है, चुनाव से पहले बहुत बार उठाया, बहुत नेताओं ने इसको लेकर बयानबाजी की है, लेकिन उसका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो कुछ गंभीर नजर आ रहा है। जी हाँ, और लोगों को ये लगता था कि बैलेट के जरिए जो है वो चुनाव हो अगर, तो चीजें दुरुस्त रहेंगी। हमने तो वो दौर देखा है जब बैलेट के जरिए चुनाव हुआ करते थे, और हमने वो भी देखा है कि बैलेट के जरिए होने वाले चुनाव में बूथ कैप्चरिंग नाम की एक चीज होती है। बिल्कुल जबरदस्त रिगिंग, जिसके पास बाहुबल है वो किसी को आने ही नहीं देता था, और बैठ करके खुद ही वो स्टैंप लगा दिया करता था और नतीजे आ जाया करते थे। वो दौर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का दौर था, और उसके बाद अब ये ईवीएम का दौर आया, टेक्नोलॉजी का दौर है ये। हाँ, टेक्नोलॉजी। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में तो बैलेट से हुए ना पोलिंग। ये थोड़ा हास्यास्पद हुआ जो तो हुआ वहां पर। अब बैलेट या ईवीएम, दरअसल ईमानदारी हृदय में होनी चाहिए। कोई प्रोसेस जो है वो सुनिश्चित नहीं करेगा ईमानदारी, व्यक्ति सुनिश्चित करेगा। जैसे जब मैं कंप्यूटर पढ़ता था, ये बात 10th की है, तो उसमें बताते थे कि जो कंप्यूटर है उसकी कोई गलती नहीं है, मानव की तरफ से हो सकता है कोई गलती हो, इंसान की तरफ से गलती हो, क्योंकि उसका काम सिर्फ गणना करना है, तो आपने जो फीड किया है उसी का रिजल्ट देना है।
अब ये डिपेंड करता है कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से मैनिपुलेटेड है, कि वो क्या आउटपुट देगा। यानी कि मशीन को हम वो करें, उसको कोसें, उससे ज्यादा उसको चलाने वाले या फिर जी उसकी हाँ। तरफ से जो चीजें आ रही हैं जी उन हाँ, पर ज्यादा बिल्कुल। फोकस होना चाहिए। गणक होता है। हाँ। मशीन तो एक गणक होता है, गिनती करने वाला होता है। हम्म। और हमारा ये नहीं कहना है संदर्भ के पूरी तरह से फ्रॉड है ईवीएम पे होने वाले चुनाव, लेकिन क्या उस टेक्नोलॉजी के मार्च को, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में है और आज हम और आप अगर अपने दर्शकों तक पहुंच जा रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी ही है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी के मार्च को कोई रोक नहीं सकता है, पर उसको और ज्यादा शार्प किया जा सकता है ताकि लोगों का विश्वास जो है उसकी तरफ और बेहतर हो, वो हिले नहीं, उनका हौसला कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। विश्वास हिलने की जो वजह है अब तो वो सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता BEL जो कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें सॉफ्टवेयर की काम होते हैं, तमाम चीजें होती है, उसके अगर डायरेक्टर है तो ये कितना गंभीर है और या क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है क्या? अब देखिए, बात तो यहीं से आती है कि आखिर ईवीएम के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता क्यों जा रहा है। तो पहले तो ये हुआ कि जो ईवीएम है उससे पर्ची निकलती है जिसे वीवीपैट कहते हैं। तो वीवीपैट जो है वो वेरिफिकेशन का एक माध्यम है। तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल ये बोला जाता है उसको। तो ये हुआ कि पहले कुछ जो पर्चियां निकलती हैं उन पर्चियों को मशीन से जब आप ब्लू बटन दबाते हैं, जिस भी उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं, तो जो ऑडियो आता है उसके बंद होने के बाद एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची 7 सेकंड तक लटकी होती है जहां आप उसको देख सकते हैं, फिर वो कट के नीचे एक बॉक्स में गिर जाती है। तो मुझे याद है 19 दिसंबर को ये बैठक हुई थी दिल्ली में, और बैठक में जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसमें यह विचार आया था कि हम वीवीपैट के एक नए इस्तेमाल के साथ ईवीएम को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ईवीएम बदलना इतना जल्दी बहुत आसान नहीं होगा, बस आप ये करें कि वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो वोटर को दे दें, वोटर अपने हाथों से उसे देखे और फिर उसको एक बक्से में डाले और बाद में जो भी नतीजे आ रहे हैं मशीन के, इस वोट को भी गिना जाए और दोनों को टैली किया जाए और सही है तो सही है। तो इस तरह से वीवीपैट जो है वो गारंटर हो जाएगा कि मशीन में जो आया है वो सही है। एक दिन आएगा जब वीवीपैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज थोड़ा विश्वास हिल गया है तो वीवीपैट को एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब ये 19 दिसंबर को प्रस्ताव पारित हुई थी इंडिया गठबंधन की जो आखिरी बैठक हुई थी। उसके बाद तो इंडिया गठबंधन ही टूट गया है ऐसा लगता है। तो उस बैठक के बाद ये हुआ कि समय मांगा जाए चुनाव आयोग से। समय मांगा भी गया, लेकिन तब से लेकर के अब तो आज 1 फरवरी हो गया, समय चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला। ये बात जाकर विपक्ष के लोग कहना चाहते थे चुनाव आयोग को कि साहब देखिए ऐसा है, आप एक ऐसी संस्था है उसके प्रति अविश्वास ठीक नहीं है, आप ये हमारा सजेशन मानिए, ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हम ये बात मान लेंगे। चुनाव आयोग उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। और मुझे हर बार यही लगता है हिमांशु कि इस तरह की बहस चलती है, निकलता कुछ नहीं है। हाँ, आज तक ईवीएम पे शक करने वालों ने कहीं साबित भी नहीं किया है ये देखो गड़बड़ हो गया। कुछ दृष्टांत जरूर सामने आए हैं कि कहीं मारा कहीं चला गया वोट या कुछ इस तरह की, लेकिन कोई सामने मशीन रख दे और उस मशीन में कोई हैक करके दिखा दे, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ये दलील भी है चुनाव आयोग की जो मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमने बुलाया था, कहाँ है, पीछे हट गए सब। दूसरी बात ये है कि जब अब ये प्रपोजल गया है चुनाव आयोग की जो खामोशी है, तो वो एक दिमाग में लोगों के शक पैदा कर रही है कि भाई चुनाव आयोग हमारी सुनता क्यों नहीं है, आखिर क्यों वो आमादा है। भारतीय जनता पार्टी भी चुप है, तो ऐसा क्यों है। और चुनाव आयोग को लेकर के जो लोगों के मन में एक पहले से बात चल रही है कि इसके चयन में सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही भूमिका क्यों रहती है।
तो दोनों जो शक हैं वो एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पूरक बन रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद है चयन का एक फॉर्मूला जो तय हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ था कि भाई उस पैनल में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बाद में जब कानून बना, और ये कानून तब बना था जब आपको याद होगा कि 149 सांसद बाहर कर दिए, तो उस कानून में चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था, एक कैबिनेट मिनिस्टर को जोड़ दिया गया था, यानी कि दो सरकार के लोग और एक विपक्ष का। हाँ, तो अब उसके बाद वो कानून तो बन गया है। तो अब ऐसे में एक जो बहस वो चल ही रही है, उसको लेकर के शायद कोर्ट भी गए हैं लोग, तो अभी उस पर तो कोई फाइनल मुहर नहीं है। कई कानून बनते हैं जो खारिज भी हो जाते हैं, और ये कानून तो ऐसा है जिसमें चीफ जस्टिस को ही निकाल दिया गया है। तो ये कितना खड़ा रह पाता है। बहरहाल वो बहस चल ही रही थी कि ये दूसरी बहस वीवीपैट वाली आई कि भाई ये समय क्यों नहीं दे रहे हैं, मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। सब कुछ सही है तो मुलाकात करें, हमारी बात माने, सब सही हो जाता है। हमको यही ईवीएम मशीन चाहिए, हम कर लेंगे इस्तेमाल। अब ये सब चल ही रहा था कि वो जो आपने बात कह दी वो वाली बहस सामने आ गई। तो इस बहस के क्या मायने, कुछ निकलेगा इससे, या फिर आपने जैसे कहा पहले कि हर बार बहस तो होती है लेकिन कुछ निकलता नहीं है, चुनाव आयोग शांत हो जाता है, सरकार शांत हो जाती है, या फिर जो जिम्मेदार है वो शांत हो जाते हैं और मामला खत्म हो जाता है वहीं तक। अब देखिए, खामोशी जो है वो सब चीज का जवाब तो नहीं हो सकती है। ऐसे बड़े क्रूशियल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देर से देर तो आएगी ही। और जब ये आरोप लग रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, अब चुनाव नहीं होंगे, नहीं, ये तो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। पुतिन स्टाइल में चुनाव हो गया, और ये वो भारत एक लोकतंत्र है। खड़गे जी, कभी कभी होता है भाषण देने में लोग जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि वो पुराने नेता हैं। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही हैं, और देखिए कि जो आपने कही कि वो कंपनी जो ईवीएम का निर्माण करती है हमारे देश में, सरकारी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, और बीईएल और ईसीआईएल दो कंपनियां मिलकर बनाती हैं, लेकिन प्रमुखता से बीईएल ही बनाती है। ईसीआईएल इंजीनियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही दोनों कंपनियां बनाती हैं। तो ये नियम होता है मानसू के, जैसे सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद ये इतने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, सरकारी उपक्रम जिन्हें कहते हैं, तो इन सरकारी उपक्रमों में सरकारें क्या करती हैं कि अपने लोगों की नियुक्ति करती है। और ये बड़ा सामान्य है, ये कांग्रेस के जमाने में भी होता आया है, बीजेपी के जमाने में भी होता आया। निगम, बोर्ड, कहीं का चेयरमैन, जो कंपनियां हैं सरकारी, उसके बोर्ड, उससे दो बातें होती हैं। एक तो यह है कि ये जो संघर्षरत रहते हैं लोग और अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इन सबों को तो एमएलए, एमपी या मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो जो सत्ता का लाभ होता है बहुत प्रैक्टिकल बात है, लोग मेहनत करते हैं, उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है। तो सत्ता का लाभ किस तरह से आप देते हैं, एक तो ये लक्ष्य होता है जो प्राइमरी लक्ष्य होता है कि भाई अब चलो आप एमएलए नहीं बन पाए हो, आप यहाँ आयोग के चेयरमैन हो जाओ आप। तो उसका भी कभी कभी आप देखते होंगे दर्जा दे दिया जाता है कि ये कैबिनेट का दर्जा है ना। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं सरकारी उपक्रमों में, सरकारी कंपनियों में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो तब तक डायरेक्टर रहते हैं जब तक सरकार सत्ता में रहती है, उसके बाद जाते ही वो भी हट जाते हैं, उनको फैसिलिटी, उनको तनख्वाहें। और दूसरा है कि कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने पद का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा करा भी जाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर ब्रांचेस खुलवा देता है अपने ही क्षेत्र में या अपने सहयोगी के ही क्षेत्र में, जहां लोग बैंकों की कल्पना नहीं कर सकते। एसबीआई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बैंक हो जाता है। तो इस तरह की बातें होती हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा करते हैं। बीईएल तो एक चुनाव से जुड़ी हुई ईवीएम मशीन बनाता है और भी चीजें करता है, पर ये अब उसके बोर्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए, और यहां से शुरू होता है। कोई चीज साबित नहीं हुई है कि भाई वो गड़बड़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने बात की ना, हौसला,
विश्वास की बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से लोग हैं। जैसा कि आपने कहा, एक E.S. शर्मा साहब नाम के फॉर्मर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने ये पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और ये पत्र गया था 29 अगस्त, माफ करें 9 अगस्त 2023 को। 9 अगस्त 2023 को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि देखिए ऐसा है कि BEL जो कि ईवीएम बनाती है, उस कंपनी के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर 4 नाम हैं। मनसुख भाई, सामजी भाई काछरिया, ये राजकोट बीजेपी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनके अलावा ये बताया गया कि एक श्यामा सिंह हैं जो बिहार भाजपा की उपाध्यक्ष रही हैं। ये भी बताया गया कि डॉक्टर शिवनाथ यादव हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संभवतः मध्य प्रदेश के रहे हैं। इसके अलावा एक पार्थसारथी साहब हैं, और पार्थसारथी साहब जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है उसके वो संभवतः उपाध्यक्ष रहे हैं। पार्थसारथी साहब को तिरुपति चुनाव की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी किसी दौर में। तो यानी कि आउट एंड आउट हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स, ये सारे नाम, चाहे वो काछरिया साहब हो, पार्थसारथी जी हो, शिवनाथ यादव हो या श्यामा सिंह हो, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में एक्टिव मेंबर हैं। और आज ही की तारीख में जो कंपनी है BEL उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कानून जानने वाले कहेंगे हाँ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने वाली संस्था है और BEL एक ऐसी मशीन बनाता है जो चुनाव लड़ने वालों को जिताती है या हराती है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिस्क लेकर इन लोगों को हटाकर क्या कुछ साबित करने की कोशिश करेगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? या फिर हमने देखा है कि विपक्ष चिल्लाता रहता है, कहता रहता है, सरकार वही करती है जो उसका मन करता है। विपक्ष से तानाशाही भले ही करार देता है, लेकिन वो तानाशाही, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में, तो हम उसे तानाशाही तो कहेंगे नहीं। तो कैसे देखा जाए इन लोगों का होना, क्या मैनिपुलेट करता है या नहीं करता है? क्या ये जांच का विषय बनेगा या नहीं बनेगा? भविष्य क्या है इसका? अब जब तक कि कोई सबूत नहीं आते हैं सामने, भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आपने देखा तारीख जो है वो 9 अगस्त की ही है जब चुनाव आयोग को लिखा गया था। तो चुनाव आयोग अगर सक्रियता दिखाती तो अभी तक ये लोग हट गए होते। और अगस्त के बाद तो 5 राज्यों के इलेक्शन भी हो गए। तो यानी कि सक्रियता नहीं दिखाई गई। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या इन लोगों ने कोई छेड़खानी की है? क्या इनके एक्शन से कुछ ऐसा साबित होता है? जवाबनामे है, कुछ ऐसा आया नहीं है। इनके ऊपर ये चस्पा होना कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या इतना काफी नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है? अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या इतना ही काफी है? तो फिर तो को कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक विचार का होता है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है क्या? ये दलील दी जा सकती है, पर बड़ा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर आप अपने बच्चे की कॉपी जांच नहीं सकते है ना? बिल्कुल। मैं मास्टर साहब के विद्वता पर, उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूं, है ना? लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर हो जाता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर होता है तो लोग बाग, प्रोटोकॉल कहता है, पीछे हट ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका अपना दल है, अपनी पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने में उसी मशीन का प्रयोग होता है। तो BEL एक सोर्स कोड क्रिएट करता है हर मशीन में। वो सोर्स कोड जो होता है वो BEL को पता होता है। उसके साथ छेड़खानी की गई तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, खत्म हो जाएगा। उसके साथ छेड़खानी, ऐसा मानते हैं कि सोर्स कोड ऐसा होता है उसका। लेकिन अगर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं जानकारी चाहूं तो क्या ये जरूरी नहीं है, क्या ये इनकम्बेंट नहीं है उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए? मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, मैं बोर्ड पे बैठ रहा हूं, तो मुझे देंगे वो जानकारी, और ये जानकारी का मैं उपयोग करूंगा या दुरुपयोग करूंगा ये भी मेरे ऊपर ही है। अब वो जानकारी के बाद आप क्या करते हैं? लेकिन अगर मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं जानूं कि कैसे बनता है, तो उसमें मुझे कौन रोक सकता है? क्योंकि मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मुझे इसलिए थोड़ी मेरे से
जानकारी छुपाई जा सकती है कि आप अमुक दल के साथ जुड़े हुए हैं। फिर तो कमाल की बात हो गई। कांग्रेस के कुछ लोग, मुझे याद आता है, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे। तो क्या वो सारी फिल्में जो कि जय जयकार कांग्रेस का करती हैं उसको पास कर देंगे क्या? गलत या सही? जी नहीं, तथ्यात्मक रूप से देखना पड़ेगा फिल्म को। पहला तो ये कि सबूत होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। दूसरा ये कि आप साफ हैं तो आपको दिखना भी चाहिए, क्योंकि आप साफ नहीं हैं ये लोग सोच रहे हैं या फिर लोगों के मन में ये है। तो अगर आप साफ नहीं है उस नियत से कि आपने अपने लोगों को बैठा रखा है उस जगह पर जहां से कुछ भी हो सकता है, ईवीएम के साथ, ईवीएम के संदर्भ में कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर कुछ हुआ ही दाल है। में काला ही है, हाँ, लेकिन हाँ। हो सकता है वहां पर उस पोजीशन पे रह के हो सकता है, ये कहा जा रहा है। तो इन दोनों चीजों का जवाब कैसे देगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत स्टैंडर्ड रिप्लाई आता है चुनाव आयोग की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, आप विड्रॉ कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और गलत है उन्हें लगता है, तो वो अपने डायरेक्टर्स हटा सकते हैं। हटाए अभी तक नहीं है, लेकिन हटा सकते हैं, ताकि वो जो पूरी बहस है वही खत्म हो जाए। क्योंकि अभी भी मानना है चुनाव आयोग का कि देखिए, 2 यूनिट होती हैं, तो एक तो मान लीजिए कि कंप्यूटर जैसा कोई चीज नहीं है जो कि वो किसी आप कंप्यूटर से जोड़ रखे हैं, कोई मशीन, एक मशीन है कैलकुलेटर के तरह का है और किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है। किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो कैसे ये संभव है कि आप उसको हैक कर ले? ये दलील दी जाती है। पर इसके काउंटर दलील भी होते हैं कि भाई आप सोर्स कोड जो है उसको पब्लिक कर दीजिए। आप उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए सबों को। आप वो क्यों नहीं देते हैं? क्यों डायरेक्टर्स को ही पता है, क्यों काम करने वालों को ही पता है? तो ऐसे तो हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बैठे भी हैं तो हो सकता है शक इसलिए हो रहा है। हम ये कहते हैं कि कोई भी बैठा हो वहां पर और सत्ता के द्वारा अपॉइंटेड हो, चलिए वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अपॉइंटेड हो, तो क्या ये शक नहीं जाएगा कि वो वहां पे मैनिपुलेट कर सकते हैं? क्योंकि वो तो अब सरकार तो उन्हीं की है, अपॉइंट अब विपक्ष तो करेगा नहीं। तो पर इस बात की जो संभावना होती है, एक सरकारी अधिकारी में मानकर चला जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है, गोपनीयता का एक कानून होता है जिसमें वो बंधे होते तो हैं। नियम कायदे कानून हम सब जानते हैं अब किन वो किन मान लोगों के लीजिए लिए कि होते आप हैं। बस वो अगर टूटते हैं तो वो व्यक्ति दंड का भागी हो जाता है, उसकी नौकरी जा सकती है। तो कुछ सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, यहाँ तो वो सेफगार्ड नहीं है ना। और कहते हैं, जैसे शेक्सपियर में ने लिखा है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव डाउट। मतलब शी शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, भाई उस पर शक नहीं हो सकता है, शी शुड बी अबव डाउट। तो आपको डाउट वाउट सबसे ऊपर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहस ऐसी चल रही है, ईवीएम पे ही बहस चल रही है, लोकतंत्र की जड़ पे ही बहस हो रखी है, तो आप सब ऊपर रहिए। तो ये कर दीजिए, तो क्या दिक्कत है इसमें? मुलाकात कर लीजिए विपक्ष से, क्या दिक्कत है इसमें? ये जो मांग हो रही है वीवीपैट वाली, उसको मान ले तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर ये लोग नहीं रहते हैं वहां के बोर्ड पर, तो भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसके बोर्ड पर रह सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये दिक्कतें जो हैं वो एड्रेस नहीं की जा रही है और चुनाव सामने है। तो इसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भविष्य में पता चलेगा। अब देखिए हल कैसे निकलेगा, क्योंकि आखिर वजह तो कोई होगी कि जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज जिन्होंने इसको बनाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी, उन्होंने यूज छोड़ दिया है। भाई देश दुनिया में 120 125 देश हैं जहां पर चुनाव होते हैं, मात्र 20-25 देशों में ही इस मशीन का प्रयोग होता है। मैं मानता हूं कि 20-25 देशों में अगर होता है तो वो गलत नहीं है, फुल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अपने देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, टेक्नोलॉजी से अगर हम काम नहीं करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, ये भी तो एक सवाल है। बहुत बहुत मुश्किल है। और टेक्नोलॉजी का हम सहारा नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में हमने कंप्यूटर पर लिखना शुरू कर दिया है, फोन पर लिखना शुरू कर दिया है, कागज और कलम लेकर हम जो है कोई दस्तावेज लिखने बैठ जाए तो उसमें समय भी लगेगा और उसको ट्रांसपोर्ट के दूसरे को देना उसमें भी टाइम लग जाएंगे, बहुत दिन लग जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं। पर बहुत दिन लग जाएंगे, काउंटिंग में 4-4 दिन लग जाते थे जब बैलेट पेपर का जमाना था। तो कहने वाले कहते हैं लगा करे,
सच्चाई के लिए तो जो और प्राइस देना है वो दिया जाएगा। और एक जमाने में जब पूरे पूरे बूथ लूट लिए जाते थे, आपने जिक्र भी किया, हाँ, तो वो उसका क्या उसका जवाब क्या? है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो जरूरी है। एक शब्द होता है सेफ गार्ड। असली जरूरत सेफ गार्ड्स की है। बिल्कुल, हम फोन भी चलाते हैं तो ये कहा जाता है सेफ्टी से चलाइए। आप कोई पेमेंट करते हैं तो सेफ्टी से करिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपको 600 रुपए देने हैं, हाँ। आप 6000 दे देंगे तो ये गलती आपकी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि वो एक टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर आप गलती करेंगे तो गलती आपकी है। वो उस फोन को हम कुछ कहने लगे या फिर उस सिस्टम को कुछ कहने लेकिन लगे, अगर मैं एक दबाऊं 0 और 2 जब दब जाए 0 और मैं टाइप करूं 600 और वो बन जाए 6000, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो उसमें गलती नहीं है, तो उसमें गलती जिन लोगों की है, जो जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उस पर सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब देने तो पड़ेंगे। क्योंकि इलेक्शंस होना, क्योंकि हर कोई चाहता है सत्ता में आना, और जनता क्या चाहती है, जनता किसे सत्ता में देखना चाहती है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, तो जनता की आवाज, जनता अगर एक दबा रही है तो एक ही दबना चाहिए, और जनता जो चाह रही है उसी को सत्ता में रहना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और ऐसा कैसे होगा? अगर टेक्नोलॉजी में कोई फॉल्ट है या फिर कोई दिक्कत है तो उसे बैठकर सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जनता के मन में अगर चला गया, क्योंकि जंतर मंतर पर जिस तरह से आम जनता खड़ी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी, ये स्थिति ठीक नहीं है। राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन वो जो डाउट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको ईवीएम को लेकर क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।